आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर 6 जो अच्छे को समझ में नहीं आता है। ठीक है, और मैं इतना रहूँगी कि बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाऊँ। फिर भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, आप नहीं बताएंगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं कहाँ पे गलत कर रही हूँ या कहाँ पे मैं बच्चों को समझाने में थोड़ी समर्थ नहीं हूँ। ठीक है, तो आप मुझे अच्छे से बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिए। अगर यूँ लगे कि मैडम नहीं, देखो डिजिटल से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर होना चाहिए, जो बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए, तो ही आप किसी टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हो, है ना। अब देखो हम अच्छे से समझते हैं और नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल चैप्टर नंबर 6, त्रिभुज बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज हम छोटी क्लास से पढ़ रहे हैं और उसी त्रिभुज को हम इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? ट्राइंगल पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको आज हिंदी वीडियो ही है मेरा, ये पूरा वीडियो हिंदी मीडियम पे है। ठीक है, इसको मैं इंग्लिश में भी, मैंने एक वीडियो इसका इंग्लिश में भी बनाया है, तो ट्राइंगल आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में मिल जाएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर 6 है ट्राइंगल, त्रिभुज। त्रिभुज, त्रिभुज कहते ही हमें तीन की तीन भुजाएं हों, क्या कहलाता है? त्रिभुज। हम छोटी क्लास से पढ़ रहे हैं, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है ना। त्रिभुज कैसा होता है वो हम सब जानते हैं। शायद 6 क्लास से सारे बच्चे जानते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। वैसे तो 4th क्लास से या 2nd क्लास से ही हम जान देते हैं कि ये शेप तीन भुजाओं वाली, इसलिए त्रिभुज है। ठीक है, इस तरह से ये त्रिभुज बनता है। त्रिभुज की परिभाषा आपको पता है, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज के प्रकार, अब देखो त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं, ये हम सब जानते हैं। अब त्रिभुज की तीनों भुजाओं के आधार पर उसको अलग नाम दे रखे हैं त्रिभुज के, और त्रिभुज के कोणों के आधार पर उसके भी अलग नाम हैं। ठीक है, तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। और कोणों के आधार पर भी क्या होते हैं? 3 प्रकार के। ये हम छोटी क्लास से पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ, क्योंकि बार बार आप हमेशा क्या होता है, भूल जाते हो। ठीक है, अब भुजाओं के आधार पर 3 पार्ट कौन कौन से हैं इसके? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो? समान हो। सम का मतलब होता है समान और बाहु का मतलब होता है भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो? समान हो, वो कहलाता है समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं कैसी हो? द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा, दो भुजाएं समान हो, वो कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। और विषम बाहु त्रिभुज मतलब विषम मतलब अलग हो, है ना। विषम हो, अलग हो, मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग लेंथ की हो। उसकी जो लंबाई है, यहाँ पे क्या होता है? लंबाई की, भुजाओं के आधार पर बता, भुजाओं की लंबाई के आधार पर। तो विषम बाहु में क्या होता है? तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है, तो वो क्या कहलाता है? विषम बाहु त्रिभुज। वैसे ही कोणों के आधार पर हमारे 3 प्रकार हैं, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब न्यून कोण त्रिभुज जो है उसमें क्या होता है, उसकी परिभाषा बता रही हूँ। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम। जो 90 डिग्री का कोण होता है उससे कम होते हैं वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। अधिक कोण त्रिभुज 90 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 180 से कम, वो कहलाता है अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण क्या होता है? 90 से अधिक और 180 से कम, वो कहलाता है अधिक कोण त्रिभुज। अब कैसे होता है इसकी परिभाषा बता रही हूँ मैं आपको। समकोण त्रिभुज अच्छे से जानते हैं, जिसका कोण एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का हो, और 90 डिग्री कोण वाले त्रिभुज को क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण का मतलब ही 90 डिग्री होता है। ठीक है, इस तरह से ये दोनों त्रिभुज भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर दो टाइप के त्रिभुज होते हैं। देखो यहाँ पे ये नहीं पढ़ना है हमको, क्लास 10 है, बोर्ड क्लास है, हमको ये सब चीज़ें हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। ये तो केवल मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ। ठीक है, कि आपको याद आ जाए कि हाँ इस तरह के हमने त्रिभुज पढ़े थे। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल पता नहीं होता है, पता होता है लेकिन क्या होता है, छोटी क्लास में हम इतने अलर्ट नहीं होते, और जैसे हमारी बोर्ड क्लास आती है तो हम इतने अलर्ट हो जाते हैं कि हाँ यहाँ पढ़ना पड़ेगा अब तो। ठीक है, बोर्ड क्लास है ना, बोर्ड होगा, एग्जाम होगा, उसके लिए हम थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अब देखो त्रिभुजों के प्रकार बताए मैंने, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। इसको आप पॉज करके राइट डाउन भी कर सकते हैं। अब देखो इनकी परिभाषा छोटी छोटी मैं आपको बता देती हूँ। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो? समान हो, वो कहलाते हैं समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं, द्वि का मतलब दो, तो दो भुजाएं समान हो कहलाते हैं समद्विबाहु त्रिभुज।
विषम बाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हों, अलग अलग हों, वो कहलाएंगे विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, उसी प्रकार से अब कोणों के आधार पर जो थे तीनों, उसको समझ लेते हैं। न्यून कोण त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, ऐसे कहलाते हैं न्यून कोण त्रिभुज, है ना। न्यून कोण ऐसे कहलाते हैं जिसके तीनों कोण कैसे हो, 90 से कम हो, इसे कहलाएंगे न्यून कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से अधिक हो, केवल एक कोण, सारे कोण नहीं हो सकते, एक कोण ही हो सकता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है, इसलिए एक ही कोण 90 डिग्री का हो सकता है, बाकी तो छोटे ही होंगे। ठीक है, अगर कोई भी त्रिभुज है, किसी भी आकार का त्रिभुज हो, किसी भी टाइप का त्रिभुज हो, तो उसके तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है हमेशा, है ना। ये हम ये प्रूव भी कर चुके हैं, छोटी क्लास में हम पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, अब देखो अधिक कोण त्रिभुज, एक कोण क्या हो, 90 से अधिक हो, तो वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, केवल एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, तो वो कहलाएगा समकोण त्रिभुज। इस तरह से ये त्रिभुजों की जो प्रकार है उनकी परिभाषाएं हैं। आप इसको समझ लीजिए और राइट डाउन कर लीजिए। अब हमारा जो चैप्टर है त्रिभुज, हमको यह नहीं पढ़ना है, ये तो हमको केवल कॉन्सेप्ट है जो बेसिक है वो उसको ध्यान रखना है। हमको जो त्रिभुज ये चैप्टर है उसमें पढ़ना क्या है, और जो पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट है। क्लास बोर्ड क्लास है और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये त्रिभुज। ठीक है, अब देखो इस त्रिभुज में जो हमको पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट है, देखते हैं हम आगे इसको। देखिए जो त्रिभुज चैप्टर है उसमें जो पढ़ना है हमें वो बिल्कुल अलग है, जो आप सोच रहे हो उससे अलग है। हमको कोई त्रिभुज बनाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, हमको त्रिभुज से रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं उनको प्रूव करना है ना, जो प्रमेय होती है उनको सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं हम। उससे पहले जब त्रिभुज हम चैप्टर पूरा स्टार्ट करें उससे पहले आपको कोई छोटे छोटे वर्ड हैं और जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से उसको रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, फिर से उसको समझ लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। अब बार बार ये वर्ड आएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, एक होता है सर्वांग सम आकृतियां, हम 9th क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं इसको, सर्वांग सम आकृतियां। ये आकृतियां क्या होती है अभी फिर से समझा देती हूँ मैं। एक होती है समरूप आकृतियां, ये आकृतियां क्या होती है इनको भी समझ लेते हैं। जब इन दोनों का कॉन्सेप्ट, ये दोनों की परिभाषा आप अलग अलग करना सीख जाएंगे तो आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा। आपको सर्वांग सम आकृतियां क्या होती है वो भी पता होना चाहिए, समरूप क्या होती है वो भी पता होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट इन दोनों का बीच का अंतर पता होना चाहिए कि ये दोनों अलग कैसे हैं। ठीक है, इन दोनों का अंतर क्या है वो आपको पता होना चाहिए, तब आप जाके इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ लेंगे। जब तक आपको कॉन्सेप्ट इस पूरे चैप्टर का नहीं आएगा ये त्रिभुज आपको बहुत हार्ड लगेगा, आपको क्लास में शायद बहुत हार्ड लगेगा अगर इसको ध्यान से कॉन्सेप्चुअल इसको समझा नहीं तो। ठीक है, अब देखो हम समझते हैं, फर्स्ट हम समझते हैं सर्वांग सम आकृतियां। मैंने इस तरह से ये रखे हैं, क्यों रखे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, ये क्या है, क्यों रखे हैं मटेरियल बाद में बताएंगे। ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ते हैं सर्वांग सम आकृतियां। केवल इस ओर देखना आप, सर्वांग सम क्या होता है, सर्वांग सम आकृतियां क्या होती है उसी को समझो पहले। सभी आकृतियां जिनका आकार मतलब शेप, जो किसी भी आकृति की शेप होती है, और आमाप, आमाप का मतलब होता है गणित में साइज, है ना, समान हो, ऐसी आकृतियां जिनका आकार और आमाप दोनों समान हैं वो कहलाती है सर्वांग सम आकृतियां। मतलब जो शेप और साइज दोनों में सेम है वो आकृतियां कहलाती है सर्वांग सम, एक दूसरे की क्या कहलाती है, सर्वांग सम। देखो कैसे, अब देखो मेरे ये हाथ जो है वो और दूसरा हाथ है जो, ये दोनों हथेलियां कैसी सेम है ना, सेम है ना, अपनी हथेलियां तो सेम ही होती है दोनों। अब मैं एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रख दूं, है ना, तो ये दूसरी हथेली क्या आपको दिख रही, नहीं दिख रही है। ठीक है, उसी को वापस में उल्टा कर दूं तो भी दिख रही, नहीं दिख रही है। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ढक रहे हैं, कंप्लीटली क्या कर रहे हैं, ढक रहे हैं। इसलिए मतलब इसका आकार जो है वो सेम है और जो साइज है वो भी सेम है, मतलब आकार और आमाप दोनों कैसे हैं, इसके समान है। ऐसी आकृतियां कहलाती है सर्वांग सम आकृतियां। क्या कहलाती है, सर्वांग सम आकृतियां। ठीक है, अगर मैं इस तरह से A4 साइज के दो पेपर ले लूं, है ना, दो पेपर ले लूं A4 साइज के, एक के ऊपर दूसरा रखूं तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, ढक देते हैं। इस तरह से जो आकृतियां बनती है एक दूसरे को ढकने वाली आकृतियां वो कहलाती है सर्वांग सम आकृतियां। ठीक है, देखो अब इस तरह से मैंने ये दो डायग्राम बनाए, जैसे मैंने ये ट्राइंगल बनाए, ये बनाए ट्राइंगल, ये दोनों भी एक दूसरे एक जैसे दिख रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम आकृतियां कहलाएंगी। इनकी साइज और शेप दोनों के सेम है, इसका आकार भी सेम है, आकार और आमाप दोनों के सेम है। उसी तरह से ये भी क्या है, आकार और आमाप में सेम है। ऐसे ही समान त्रिज्या वाले दो वृत्त होते हैं वो भी क्या आकार और आमाप में सेम होते हैं। जैसे अपने दो हाथ, दो पैर, जूते की जोड़
वो सब क्या कहलाती है, सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। सर्वांग सम आकृतियां का माइंड में यही रखना है, जिसका आकार और आमाप मतलब साइज और शेप दोनों सेम हो क्या कहलाती है, सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। अब देखो दूसरी हम समझते हैं, फिर से मैं उसके उदाहरण बता देती हूँ। देखिए मैंने ये ट्राइंगल बनाए, ये आपको कितना ट्राइंगल दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, एक ही दिख रहा है ना, ये केवल एक दिख रहा है आपको ट्राइंगल, लेकिन ये है दो। कैसे हैं, दो। इनको अलग करूंगी थी, दो क्यों है दोनों एक, देखो इनकी हर साइड एक जैसी है और कोण भी क्या है, एक जैसे। ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, एक के ऊपर एक ढकने पर ये ढक जाते हैं। ये ऐसे त्रिभुज होते हैं, वो कह लेते हैं सर्वांग सम त्रिभुज। ठीक है, इस तरह से इनका जो कॉर्नर है वो भी सेम है और साइड है वो भी सेम है। ठीक है, इस तरह से भुजा और इसके कोण है दोनों कैसे सेम है, इसलिए ये त्रिभुज दोनों कैसे कहलाएंगे, सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। आकृति कोई भी हो, त्रिभुज हो तो त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएगी, अगर वृत्त है तो सर्वांग सम वृत्त कहलाएंगे, सर्वांग सम वर्ग कहलाएंगे, सर्वांग सम आयत कहलाएंगे। ठीक है, सेम होना चाहिए, किसमें, आकार में और आमाप में। माप और शेप दोनों कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो ये सर्वांग सम कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं समरूप आकृतियां। अब समरूप आकृतियां क्या होती हैं वो समझो। वे आकृतियां जिनका केवल आकार समान हो, कैसा होना चाहिए, केवल और केवल आकार, मतलब शेप उसकी सेम होनी चाहिए, उसका माप सेम होना जरूरी नहीं है, वही कहलाएंगे समरूप आकृतियां। समरूप का संकेत ये होता है, सर्वांग सम का संकेत ये होता है। ठीक है, जैसे ये त्रिभुज बनाया, ये छोटा है ये बड़ा है, लेकिन शेप क्या है, सेम है, ये भी त्रिभुज है ये भी त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज ही है, साइज भी भला अलग अलग है, लेकिन त्रिभुज ही है, तो ये क्या कहलाएंगे, समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। वैसे ही व्रत है, तो एक छोटा है एक बड़ा है, लेकिन क्या है, शेप उनकी सेम है, आकार सेम होना चाहिए, तो वो कहलाते हैं समरूप आकार। ठीक है, उसी तरह से ये आयत बनाए मैंने, वो भी क्या है, समरूप है। ठीक है, एक छोटा है बड़ा, लेकिन उनका आकार कैसा है, सेम है। इस दुनिया में जितने भी व्रत हैं, त्रिभुज हैं, आयत हैं, घनाभ हैं, घन हैं, गोले हैं, घन हैं, घनाभ हैं, कुछ भी ऐसी शेप है, ठीक है, जो शेप सेम होती है, हम किसी न किसी शेप को कुछ ना कुछ नाम देते हैं, तो वो सेम होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, समरूप आकृतियां कहते हैं। देखो अब मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे मेरे पास ये 2 बॉक्स हैं, देखो 2 बॉक्स दोनों बताओ आप मेरे को कैसे दिख रहे हैं, सेम है। अगर मैं एक के ऊपर एक रखूंगी तो क्या हो जाएंगे, ढक जाएंगे, तो ये कहलाएंगे सर्वांग सम। क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम। ये कैसे हैं, सर्वांग सम है। कैसे हैं, सर्वांग सम, क्योंकि इनका आकार भी सेम है और आमाप भी क्या है, सेम है, माप और आकार दोनों क्या है, सेम है, इसलिए कहलाएंगे सर्वांग सम। जो भी है ये आयत जैसे हैं तो सर्वांग सम आयत कहलाएंगे। ठीक है, ये आकृति कैसी है, सर्वांग सम है। उसी तरह से ये आकृति सर्वांग सम है। उसी तरह से ये देखो 2 बॉक्स है, ठीक है, हमारे पास फेविकॉल की 2 डिब्बियां हैं। अब देखो ये है छोटी और ये है बड़ी, लेकिन देखो दोनों की शेप सेम है, शेप सेम है ना, इसका आकार कैसा है, दोनों का सेम है, साइज अलग अलग है लेकिन आकार कैसा है, सेम है। इनका माप क्या है, अलग है, लेकिन आकार कैसा है, सेम है, इसलिए ये कहलाएंगे समरूप आकृतियां। क्या कहलाएंगी, समरूप आकृतियां। इस तरह से आकृतियां होती है वो समरूप कहलाती हैं। इस तरह से समान आकृतियां माप में भी बराबर और साइज में भी बराबर ऐसी हो तो वो कहलाती है सर्वांग सम आकृतियां। ये दोनों इसलिए मैंने रखे थे, ये दोनों हैं सर्वांग सम और ये हैं समरूप। ठीक है, ये कहलाता है समरूप और सर्वांग सम। क्या है आकृतियां, वो अलग अलग हैं। आगे हम जो पढ़ेंगे वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, हमने आज पढ़ा त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, सर्वांग सम आकृतियां क्या होती हैं, समरूप आकृतियां क्या होती हैं। देखो अब देखो मेरे को ये बताओ कि ये जो है, जो सर्वांग सम आकृतियां हैं, क्या वो समरूप है ना, क्योंकि ये तो साइज में बराबर है। समरूप में क्या है, साइज बराबर होना चाहिए या नहीं, साइज नहीं, कैसा बराबर होना चाहिए, इसका आकार समान होना चाहिए। अगर किसी चीज का आकार समान है तो वो होता है समरूप। कोई भी चीज है, अगर 2 चीजें हैं उनका आकार अगर समान है तो वो दोनों कहलाएंगे समरूप। यहाँ पे इनका आकार भी समान है और माप भी समान है, माप भी समान है ना, इनका माप और आकार दोनों समान है ना, सर्वांग सम है। आकार भी तो समान है, तो आकार समान है तो समरूप भी कहलाएंगी। ठीक है, तो जितनी भी सर्वांग सम आकृतियां हैं वो समरूप होती हैं, लेकिन जो समरूप आकृति है वो सर्वांग सम नहीं होती है। ठीक है, ये क्या सर्वांग सम हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि इनका क्या है, केवल आकार समान है, माप समान नहीं है। लेकिन इनका आकार और माप दोनों समान है, इसलिए सारी आकृतियां समरूप होती हैं, लेकिन जो समरूप होती है वो सर्वांग सम नहीं होती। ठीक है, आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आएगा, जितनी भी सर्वांग सम आकृतियां हैं वो समरूप तो होती हैं, लेकिन समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं होती है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है और आगे हम वीडियो को
और दूसरे टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसी चैप्टर से, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको क्या क्या कमी लग रही है। ठीक है, थैंक यू।